डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि पहले से इस चीज़ से परिचित हैं कि ये बीपीएससी एडीओ सबके लिए बहुत ही कॉमन TR4 हो, चाहे जो आप एग्ज़ाम देते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये 8वां सेट है आपका, जिसमें 20-25 पहले के सेट में तो कुछ अधिक प्रश्न रहा करते थे, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग हो जाता था, इसलिए इसको की संख्या घटा दिए हैं और सबका फुल डिस्कशन देखते ही होंगे। इसी कड़ी में अगला जो है 8वां सेट है जो आप लोग के लिए मिलता है। 1-2 दिन कुछ कारण से डिस्टर्ब हो गए थे, जिस कारण नहीं, तो इसको देखते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का, कि ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसका उद्देश्य क्या था। तो इस पर और भी जो क्वेश्चन मिला था जिसमें चर्चा किए थे, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंग्रेजी सरकार जो देना चाहती थी, इसका उद्देश्य यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था कलर तैयार करना। तो ऐसा क्यों? तो इसलिए कि वहाँ इंग्लैंड से अगर लाएंगे उसी काम के लिए लोगों को, तो उसको ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, एक चीज़। और दूसरा था, यहाँ के लोगों को अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी सिखा देते हैं तो अपनों के बीच में वो इलीट हो जाएगा, माने अच्छा नज़र से देखेगा जो ये है। और दूसरा, जो मेरा वो शुभचिंतक या भक्त हो जाएगा। यही कारण हुआ भी कि अंग्रेज इतना दिन तक मतलब राज किए, चाहे हम लोग उसके अधीन गुलाम होकर जो रहे, तो जिस प्रकार से वो अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ के लोगों आरंभ किया भारत में, तो उसका उद्देश्य यहाँ के लोगों को अंग्रेजी सिखाना नहीं था, बल्कि एक कलर तैयार करना। तो ऐसा क्यों? तो ये बताए जो वही काम के लिए कलर का जो काम है, अगर वहाँ से लाएंगे तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, महंगा मीन्स ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को तैयार कर लेते हैं दिस डैट हाउ आर यू, चाहे एक तरह के इंटरप्रिटेशन, मतलब जो यहाँ के लोग जो प्रजा है, गुलाम कहिए जो कहिए, वो क्या कहती है। तो यहाँ तो क्षेत्रीय भाषा में लोग बोलते थे, हिंदी बोलते थे ऑलमोस्ट से, बहुत सारा जनजातीय क्षेत्र जहाँ हिंदी भी नहीं बोला जाता, और उसको समझ में तो एक तो इंटरप्रेटर के रूप में वो क्या कह रहा है, यहीं के लोग हैं, तो यहाँ के लोग कहाँ से, तो आसानी से समझ गया, उसी के बीच से है ना। और दूसरा जो ऐसे ही अंग्रेजी सीख लिया है तो उसी को एक्सप्लेन अपनी भाषा में, इसी को इंटरप्रेटर का, दोनों को जोड़ने वाला। तो उसके बीच से अगर जो क्षेत्रीय भाषा बोल रहा है उसमें ही अंग्रेजी बोलने लगा तो इलिट कहा गया, माने संभ्रांत चाहे जो कहिए, ज़्यादा माने उच्च लेवल के नज़र से उसी के समाज के लोग देखना, इसका ये हो गया। इसको इसका उद्देश्य आर्थिक है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ कहता है कि आधुनिक शिक्षा देना चाहता था, भारत में शिक्षा का स्तर नहीं, ये नहीं उठाना चाहता, भारत में जन साक्षरता नहीं, निरक्षर अंदर व्याप्त अराजकता को नहीं, तो उसका उद्देश्य था ये भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना। तो जो लोग इलीट करे, थोड़ा अंग्रेजी सीख लिए, वो तो इसके उसको जानता था जो हम भी तो वही थे, हम भी तो वही ग्रामीण परिवेश में जिसको जिस नज़र से देखता हम भी वही थे, लेकिन हमको अंग्रेजी शिक्षा सिखा दे तो अपनों के बीच में, माने भारतीय लोगों के बीच में, जिस समाज से जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते उसके में क्या हो, इसका अपलिफ्टमेंट हो गया, मानो ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठ गया तो ऊपर उठाने का उद्देश्य क्यों, इसलिए क्या मतलब आधुनिक शिक्षा ही ले लिया था। ये कहा भी जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा जो हुआ, जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी कहता है, ये सीधे लोगों तक नहीं पहुंचा, माने हमारे जो बीच है उसमें जो प्रमुख बुद्धिजीवी पहले से जो मध्यम वर्गीय शहरी लोग, ये सब ऐसा इतिहास में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। तो वही कहा से वो लोग अंग्रेजी आधुनिक शिक्षा सीख लिए, तो मेरा मतलब शुभचिंतक हो गए। तो शुभचिंतक होंगे तभी तो, यहाँ सपोर्ट नहीं करता तो ब्रिटिशर तो एक व्यापारी के रूप में, अंग्रेज तो भारत में व्यापारी के रूप में आए थे, उसको व्यापार करना था, लेकिन व्यापार करने में जो उसको राजनैतिक दिक्कत होती थी, हस्तक्षेप होता था, जो यहाँ के शासक थे, शासक कौन थे, मुगल शासक थे, क्षेत्रीय शासक थे, तो इसलिए वो राजनैतिक सत्ता स्थापित किया, न कि उसको उद्देश्य था
जब ऐसे पढ़ेंगे इतिहास और सारा हो गए तो विदेशी तो मुगल भी थे, विदेशी तो सुल्तान भी थे, उसका मतलब इतना विरोध नहीं है, लेकिन अंग्रेज विदेशी थे तो इसका इतना विरोध क्यों हुआ? तो यही हुआ कि चाहे सुल्तनत काल के मुस्लिम शासक हो या फिर मुगल काल के मुस्लिम शासक हो, तो यहाँ के संस्कृति की, यहाँ के समाज में क्या वो एडजस्ट हो गया, अपने आप को सिमुलेट किया, घुला मिला लेना करना। और इसका उद्देश्य था यहाँ के लोगों को नहीं, यहाँ से आर्थिक दोहन करके ले जाना। समझ रहे हैं ना? शाहजहाँ क्यों ताजमहल बनवाया? उस समय भी तो हम गुलाम थे, तो उसका उद्देश्य रहता था क्या बता, आज जो अभी तक के हमारे लिए एक धरोहर के रूप में जो होता है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद क्यों बनवाया भाई? जामा मस्जिद तो थोड़ा देर कह लेते हैं जो मुस्लिम समुदाय के लिए, लाल किला तो कॉमन है, क्यों बनवाया भाई? तो ये सब रिटन एग्जामिनेशन के लिए है। फिर भी जितना अधिक से अधिक हम लोग को ब्रेन को ब्रूड करना है, अपने दिमाग को थोड़ा फैला के सोचना है। तो अंग्रेज यहाँ केवल आर्थिक दोहन, आर्थिक शोषण के लिए, समझ रहे हैं ना, करने के उद्देश्य से आया था। वो जो मुस्लिम शासक थे यहाँ के लोगों के बीच में, यहाँ के समाज में अपनी कीर्ति छोड़ा, तो दोनों विदेशी थे, दोनों विदेशी थे, इतना विरोध नहीं हुआ। लेकिन इतना विरोध क्यों हुआ? तो ये सब जो वो सब कुछ यहाँ है, जो राजनीतिक सत्ता के नींव सुदृढ़ करना, इसका क्या 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 उद्देश्य है, क्या इसका और मतलब है, वो आपको बोल दिए। ये तो हड़प नीति किसके द्वारा जाना ही जाता है? डलहौजी 1848 से इसका 56 तक काल है, समझे। सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संभलपुर, इस सब को ये अपने में मिला लिया था, समझे। 1848 में, 49 में, दिनों को 49 में, फिर बघाट जो है पंजाब, सॉरी रटना पड़ेगा, चाहिए पंजाब का है क्षेत्र, इस सब को मिलाया था। तो क्या था हड़प नीति? तो जिस हड़प नीति के तहत 3 था, जो एक ब्रिटिश सत्ता के अधीन था उसको नहीं, जो ब्रिटिश सत्ता के बिल्कुल अधीन नहीं था, जब ब्रिटिश सत्ता के अधीन रह के कुछ कार्य करता था, तो ब्रिटिश सत्ता के अधीन भी जो मतलब रहता था, उसका भी कोई अगर उत्तराधिकारी, धन का मालिक, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से अनुमति लेगा तब ही किसी को गोद ले सकता है, समझे। आज ये ब्रिटिश सत्ता के अधीन है तो सीधा वो मतलब गोद लेने माने नहीं देता था। मतलब आप हैं, हम हैं, कोई है तो हमारा कोई उत्तराधिकारी माने वंशावली में कोई नहीं, हमारे धन का मालिक, तो सरकार जो है उसको कन्फिस्केट कर लेना, मीन्स अपने में मतलब जब्त कर लेना, इसी को कहता है हड़प नीति। तो हड़प नीति के लिए ही डलहौजी जाना तो और भी चाहता, भारत में रेल सेवा चलाने के लिए, भारत में जो है से टेलीग्राम चलाने के लिए जाना जाता था। तो ये हड़प नीति में ही था, जो कोई अगर राज्य का या कोई क्षेत्र विशेष का जो है रियासत है, उसका कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब फादर के बाद उसका बेटा नहीं है, तो उसके मतलब संपत्ति को हड़प लेना, माने कन्फिस्केट कर लेना, मतलब अपने में जब्त कर लेना, जिसको आज भी तो आप देखते हैं, बिहार में देखते हैं जो बहुत सारा जो है बड़े बड़े अधिकारी, चाहे जो है, सच क्या है दैट इज डिफरेंट थिंग, उस पर मेरा कोई चर्चा नहीं है, लेकिन दिखावा के लिए से चाहे ही, उसमें भी तो राजनीतिक है, जाति है, पार्टी, उस सब कुछ चलता है। तो जो है तो बड़े बड़े अधिकारी का देखते हैं ना, नीतीश कुमार बिहार में किए हैं, जो बड़ा एक अधिकारी है उधर जो IGMS के तरफ, जो उसमें वो हरिजन का स्कूल खोल दिए, संपत्ति जब्त कर लिए हैं, इसलिए कि वो अवैध था, सरकार का गवर्न करके वो बनाया था। तो ऐसे ही समझ लिए, तो वही था। तो आज तो मान लोकतंत्र है तो आप विरोध भी कर सकते, उस समय तो उसके अधीन थे, आप गुलाम थे। तो यही था हड़प नीति। और हड़प नीति के लिए, तो हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, ये सब मतलब और अंदर पढ़िएगा तो जाना जाएगा। 1800 इसका काल है, समझे। इसके बाद में फिर आता है कैनिंग, और 1857 का विद्रोह होता है कैनिंग के काल में, वो हम लोग चर्चा करेंगे। द्वैध शासन
किसने समाप्त किया? तो समाप्त ये किया था, ये जो है ये द्वैत शासन जो चला है, डुअल गवर्नमेंट जो एक नंबर में आरंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव, समझ गए? बंगाल का ये प्रथम गवर्नर था। आरंभ जो हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद के ट्रीटी के तहत, संधि के तहत, समझे? 1765 में हुआ था। इसी के बाद ये आराम किया था। और समाप्त जो किया था वारेन हास्टिंग। तो वारेन हास्टिंग का जो काल है, 2 काल है, समझे? तो ये 65 से 72, तो ये 1772 से 74 का काल है। तो इसी काल में ये 1772 में समाप्त कर दिया था। डेटो लिख दिए, किया था, पूछे ही रहा है। तो आरंभ किया था और द्वैत शासन था क्या? इलाहाबाद के संधि के तहत जो मतलब बंगाल पर जो से 2 शासन करने वाले हो गए, एक बंगाल के नवाब और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसको दीवानी या निजामत कहता है। तो दीवानी का मतलब जितना रेवेन्यू, मालगुजारी, जो आय का स्रोत था, उसका सब मालिक, चाहे मालिक नहीं, अधीन हो गया आपका ये अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश माने रॉबर्ट क्लाइव, कैसे समझ ली उदाहरण में। और निजामत मतलब प्रशासन, पुलिस, सबके व्यवस्था करना बंगाल के नवाब को, यही था द्वैत शासन। तो सारा जो पैसा होगा आपके पॉकेट में होगा, हमारे पॉकेट में होगा। प्रशासन दूसरे के जिम्मेदारी में दे दिया जाएगा तो उसके पास पैसे नहीं है वेतन देने के लिए, तो उसका क्या होगा? किरकिरी होगा, शिकायत होगा। तो यही था द्वैत शासन, माने 2 शासन करने वाला था। एक जो है से ब्रिटिश गवर्नमेंट है, माने अंग्रेज सरकार है, और दूसरा है बंगाल के नवाब। द्वैत शासन का हम बंगाल में कब? तो 1765 में। कब? तो 1764 का जो बक्सर युद्ध होता है उसके बाद में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 2 होती है, एक जो होता है दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ, और एक जो है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, समझे? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार जो इलाहाबाद के संधि के तहत दे दिया गया था, उसके एवज में 26 लाख रुपया देना था। वो तो पूरा संधि जब इलाहाबाद के हम लोग पढ़ते हैं तो इससे 3-4 क्वेश्चन। तो कहता है द्वैत शासन समाप्त किसने किया? तो पहले जो शुरू किसने किया भाई? तो शुरू किया रॉबर्ट क्लाइव। ये कब तक चला? तो 1765 से 72 तक। द्वैत शासन में क्या था से आपको बता दिए। और फिर कहता है ये वारेन हास्टिंग का 2 काल है, समझे? वारेन हास्टिंग का 2 काल है, एक 1772 से 74, फिर 74 से 85 है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के ही वारेन हास्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उधर तो कई बार हम बता चुके हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? तो वारेन हास्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो वारेन हास्टिंग, समझ गए? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। तो पढ़ते थोड़ा तो सब कुछ है। तो ये आपका हो गया, सब कुछ चर्चा कर दिए। सती प्रथा और ठगी, ठीक है ना? तो यहाँ पूछा जाता है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में है। सती प्रथा तो आप लोग जानबे करते हैं, ये 1829 में सती प्रथा समाप्त किया गया था, चाहे इसको अवैध किया गया था, ये आप जानबे करते हैं। किसके काल में? तो विलियम बेंटिक के काल में। तो विलियम बेंटिक का जो काल है 1828 से 35 है, ठीक है। एक और जान लीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये जान लीजिए। और ठगी ये पूछ रहा है, तो ठगी इसके काल में समाप्त हुआ है, लेकिन ठगी जो प्रथा है, इसे दूसरा क्वेश्चन, ठगी प्रथा सिली मेन ने
समाप्त किया था, उसी काल में था, इसके लिए नियुक्त किया गया था। तो ये देखिएगा कहीं क्वेश्चन होगा तो ये नहीं रहेगा तो ठगी प्रथा के लिए अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसी के काल में। तो यहाँ दोनों एक साथ पूछ रहा जो समाप्त करने का श्रेय किसको जाता, लेकिन करने वाला ये है, और उस समय ये वही है, बंगाल का प्रथम गवर्नर। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो का कौन था, तो जहांगीर का प्रथम या बड़ा पुत्र था, ठीक है ना। माने उसके बाद जो जहांगीर का जो आया है शाहजहां, ठीक है, गद्दी पर। असली नाम था इसका खुर्रम, गद्दी पर बैठा था, शाहजहां के सॉरी उपाधि दिया गया था खुर्रम, हो गया। इससे बड़ा था, शाहजहां से ये बड़ा था। तो यही विद्रोह धन्यवाद आशीर्वाद दिया था गुरु अर्जुन देव का। गुरु अर्जुन देव थे 5वें सिख गुरु थे। अगला जो क्वेश्चन होगा इसी के बाद जो है, इसके मृत्यु के बाद जो है, इसी के मृत्यु क्या फांसी दे दिया गया था। विद्रोही राज्य सहायता धर्म की थी लेकिन फांसी दे दिया गया था अर्जुन देव था। तो इसी के मृत्यु कहिए या फांसी के बाद गुरुशिप, माने गुरु जो हुआ, गुरु बनने की प्रथा आनुवंशिक कर दिया गया था, आनुवंशिक कर दिया गया था, चाहे हो गया था, कर दिया गया था। ये सब ढंग का क्वेश्चन है, प्योर हिस्ट्री जिसके पास है वो पढ़ेगा। इसी का इसके बाद ही हमें तो गुरु गोविंद सिंह तेज बहादुर हरगोविंद, इसका ये है, इसका गुरु हरगोविंद जो है से इसी का जो है से ये लड़का है, समझे, इसका ही लड़का है। यही जो है से सिख धर्म को माने सैनिक अथी बदल दिया था, मांस खाने का, ये करने का, सब कुछ छूट दिया था। जी हाँ, मैंने अभी रोने का वक्त नहीं है, लड़ाई लड़ने का। किससे? मुस्लिम शासक से। ये एक साथ कह के आपको क्वेश्चन हम कर देते हैं, सब देख लीजिएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित करने का निर्णायक युद्ध कहते हैं, तो बक्सर का युद्ध। हो गया बक्सर युद्ध जो है से आपका। एक जो है सियाह सेना है 1 नंबर में, यही दिल्ली का बादशाह, कई बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग। दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय है। इसमें एक तरफ एक पक्ष है, दूसरा जो है शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला कौन है? अवध का नवाब है। और तीसरा जो है आपका मीर कासिम है। मीर कासिम कौन है? बंगाल का नवाब, समझे। और दूसरा, ये तीनों तो एक पक्ष है, भारतीय पक्ष, और दूसरा जो है से इधर अंग्रेज है, तो अंग्रेज सेना है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो, ये भी कहीं क्वेश्चन मिल चुका हम लोग, हेक्टर मुनरो कर रहा था, फिर भी इसमें परास्त हो गया। वही है बक्सर का युद्ध से। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है से अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में पलासी जो है 1757 में बंगाल के नवाब अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। बंदीबास के फ्रेंच और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था। सारा कुछ क्वेश्चन एक है, लेकिन आंसर 4, 5, 7 भी आप इससे कर सकते हैं। अब आ गया ज्योग्राफी को अलग अध्ययन के रूप में स्थापित करने का श्रेय इरेटोस्थीनिस को जाता है।
भूगोल का पिता कहा जाता है, या पितामह। समझे? यही पृथ्वी के वर्णन के लिए सबसे पहली बार भूगोल का चर्चा किए थे, इसीलिए रेटोस्थ। चाहे ऐसे तो हिकेटियस है, लेकिन वास्तविक ही भी कहिएगा, ऐसा लिखे रहेगा तो आप इसको समझ के करना है। ऐसा भी रहेगा तो वही वास्तविक संस्थापक। समझे? भूगोल शब्द यही किया है। हिकेटियस वास्तविक न रहेगा तो ये रहेगा भूगोल का पिता, इसको भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक ये है। यही अक्षांश देशांतर सब निकालने का मैप पर सब कुछ यही स्पष्ट करते हैं। मानव भूगोल का पिता, ठीक है, ब्लास को जाता है। समझे? विडाल ला ब्लास है पूरा नाम। ये फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। हो गया। और तो इसमें कुछ है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी और मतलब इसको फिजिकल ज्योग्राफी में जो अंतर प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, वही तो हम बता चुके हैं शुरू में कई जगह कि जी भूगोल को दो वर्गों में, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में बांटा गया है। तो दोनों में अंतर यही है, जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में अंतर है। माने प्राकृतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता होती है, इसमें वस्तु, तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो यहाँ भी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में यही अंतर है कि भौतिक भूगोल में जो आप पढ़ते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, तो इसमें वस्तुनिष्ठता है और उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है, तो श्रेय इसी को जाता है। फिर कहता है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना, मेंटल मतलब मध्य भाग नहीं, ये अगर सेंटर है तो ये आंतरिक कोर है ये, और आपका ये ही मेंटल है। कई जगह हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है से आयतन है, समझे? आयतन है। आप पूछ रहा है द्रव्यमान, तो ये है द्रव्यमान, समझे? किसका? मेंटल का। ये जो है से भू प्रॉपर्टी का द्रव्यमान है। एक के साथ कर लीजिए, ठीक है। ये तो कुछ है नहीं, या तीनों के बारे में बता दिए। भू प्रॉपर्टी आयतन जो है से, आयतन किसका है? यही मेंटल का, समझे? अब भू प्रॉपर्टी का आयतन जो है ये लिखाया हुआ है, जो पढ़े होंगे थोड़ो, तो ये 0.5% के बराबर। सारा एक के साथ आपको हो गया। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंग के आधार पर कितनी मापी गई? 100, चाहे इसे मिलेगा 100 से 105 किलोमीटर। कहीं ऑप्शन देखिएगा सेटर पर, तो यही है। इसी में जो होता है मतलब स्थल मंडल मीन्स ये लिथो स्फीयर। स्थल मंडल में क्या क्या होगा? तो दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका, भू प्रॉपर्टी तो शामिल होगा ही, प्लस ऊपरी मेंटल। तो ये भू प्रॉपर्टी तो 30-35 किलोमीटर है, 29। तो ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग में कहाँ तक? तो 35 तक। अगर वही है तो नीचे जो है से 65 किलोमीटर तक जो है से वह भू प्रॉपर्टी के साथ वो ठोस है। और इसके बाद वहाँ से वो धीरे धीरे मतलब क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। कमज़ोर मतलब ठोस जो है से तरल की ओर अग्रसर होता है। तो थोरो में क्लास जो है से रेगुलर या फाउंडेशन में सब पढ़ा चुके हैं हम, चाहे इसे जान लीजिए कि ऊपरी मेंटल जो है से ठोस है और निचला मेंटल की मोटाई या गहराई 2900 किलोमीटर है। तो स्थल मंडल जैसे ठोस है, तो ठोस में कहाँ तक? तो 100 किलोमीटर तक। तो 100 किलोमीटर में 35 किलोमीटर तो आपका भू प्रॉपर्टी है, और 2900 में से वो 65 घट गया।
तो वहीं से 200 जाते जाते जो है इसको दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। तो दुर्बल का मतलब कमजोर, तो क्या कमजोर हो गया, तो ठोस तरल में बदल गया। ठोस तरल में क्यों बदला, इसलिए कि ऊपर से नीचे आते हैं तो तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो आयतन बढ़ता है, हमने ठोस तरल में बदलता है। इसके लिए इतना चीज़ की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन तो आपको जितना है, जितना हमको समझ लगता है जो अधिक से अधिक आपको कर दें, तो आइए 200 किलोमीटर तक जाइएगा भू प्रॉपर्टी से, तो इसी को कहता है दुर्बलता मंडल स्टेनोस्फीयर। अगर ये पूछता तो ये होता, लेकिन आपका आंसर ये है। अगर बाई द वे न रह के ये रहे तो वही करिएगा। इसका अर्थ क्या है समझा दिया आपको। देखिए ये सब तो हम लोग का चल ही रहा है, आप लोग परिचित है, सब जगह भेज दिया गया है। इस पर शुरू हो गया आपका टेस्ट जो है 100 प्रश्नों का है, इसमें लिखा हुआ है, और 100 प्रश्न है जिसका मात्र हमने 10 रुपया रखा है आप लोग को जोड़ने के लिए, और ये ऐप पर उपलब्ध है। कल परसों से 10 रुपया दीजिएगा आप, और उसमें आपको क्वेश्चन कीजिएगा। 1.5 घंटा का टाइम है आपके पास 100 बनाने का। जैसे ही 10 रुपया पे कीजिएगा, टोटल जीएस का जो ऐप है 10 रुपया पे कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा मोबाइल में, चाहे जिस भी आप कंप्यूटर से लैपटॉप से पढ़ते हैं जैसे, और आप बनाइएगा। बनाने के बाद जैसे इसको बंद कीजिएगा तो आप कितना उसमें सही किए कितना गलत है से आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद में जो उसके बाद तुरंत जो है से नेक्स्ट स्टेप जो होगा से आपको कहाँ गलत हुआ, क्या आपने किया था, क्या आंसर होना चाहिए। अभी निगेटिव उसमें वर्ड नहीं दिया गया, निगेटिव नहीं आप करिए, थोड़ा दिन के बाद देखा जाएगा। और परीक्षा नज़दीक है, उस सबों के लिए उपयोगी है। आप बीपीएससी का एडीओ देते हैं, फिर 72वीं जो पीटी आने वाला वो है, दरोगा देते हैं, या फिर दरोगा मेंस देते हैं, उस सब के लिए ऐसा कॉमन है। अच्छा क्वेश्चन मीन्स माने एक ढंग का क्वेश्चन है जो आपकी ज़रूरत है, चाहे वहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अलूल जलूल क्वेश्चन नहीं लिया गया है। और जब वो आप बना लेंगे तो उसका डिस्कशन आपको मिल जाएगा, समझे। आपको जब बनाना हो, जब ज़रूरत लगे आप बना सकते हैं। 10 रुपया पे कीजिएगा, आपको क्वेश्चन उपलब्ध होगा, आंसर तुरंत मिल जाएगा एबीसी, या डिस्कशन जो है सो उस पर अपलोड मतलब कर दिया जाएगा। चाहे अभी फर्स्ट का नहीं है, आजकल में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जितना आपको टेस्ट देना है दीजिएगा, उस पर उपलब्ध है। और क्या बोलें, देखिए 1-2 टेस्ट दे के कितना आप घरेलू भाषा में कितना पानी में है या कितना पढ़े हैं, और कैसा क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो जो है से वो आप कर लीजिएगा। और क्या, बहुत उपयोगी है। 100 क्वेश्चन है, और देखिए जो क्वेश्चन कैसा कैसा है। देखिए प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सदा नीरा का मतलब साल भर जलवायु मानी जाती है, तो आंसर तो आपका यही हो गया, समझे। तो सदा नीरा का तो मतलब ही होता है जो यही होता है। तो और सर जो नदियां हैं दक्षिण भारत की वो ऋतुगत है। ऋतुगत मीन्स मतलब वो खास ऋतु में जल रहता है। तो खास ऋतु में जल रहता है मतलब वर्षा ऋतु में, लेकिन यह एक ऐसी नदी है जो सदा नीरा है, सालों भर जला रहता है। इसमें जो है से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऐसा क्यों, तो ये, और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है, ये ख्याल रखिएगा। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसको दक्षिण का गंगा, यहाँ भी दक्षिण गंगा ना कह रहे हैं कि इसको भी दक्षिण का गंगा, इसको भी लिख देते हैं दक्षिण का गंगा भी कहलाता है। ये सब आपका क्वेश्चन है। ये दूसरी नदी है, ये तीसरी है। तो कावेरी जो है इसका कारण है कि जल सालों भर भरा रहता है। तो इसमें क्या, तो ये पहला मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी वर्षा हो जाती है, से वर्षा होती है, हो गया। और दूसरा जो है से
उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों से, मतलब ये जो हो गया ढंग का क्वेश्चन है आपको। ग्रीष्मकालीन वर्षा हो गया, इससे भी वर्षा हो जाती है। ये शीतकालीन वर्षा दोनों से होती है, इसलिए इसमें सालों भर जल रहता है। यही कारण है कि इसे सदा नीरा कहा जाए। सदा नीरा मतलब नीर माने जल, सदा माने हमेशा, उसका अर्थ लिखे दिया है, सदा सालों पर मानी जाती है, तो ये कावेरी है। अब आइए पॉलिटी आ गया कि संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 कहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया था? तो पूर्व, उस समय तो वही था, सोवियत संघ से। फिर कह रहा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं शामिल किया गया था। शामिल कब कब किया गया? यही शामिल नहीं किया, नहीं कर्तव्य नहीं शामिल किया गया था। समझ गए? कहाँ से लिया? तो पूर्व सोवियत संघ से। कब? तो 42वें संविधान ये, ठीक है। और जब ये इसमें किया था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य लिया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, किया गया। अब वर्तमान में 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। सारा कुछ कर दिया गया। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के, बस अमेरिका से, समझे? और सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान के संरक्षक अमेरिका से लिया गया है। फंडामेंटल राइट भी यहीं से लिया गया, जो संविधान के 3रे भाग में है। भारत के संविधान में प्रस्ताव में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, नहीं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, समानता का मतलब इक्वलिटी, भाईचारे का मतलब फ्रेटर्निटी। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से, समझे? फ्रांस की क्रांति से, इसका नारा ही है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं संघ उल्लेख भारतीय संघ किस अनुच्छेद? प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में है। भारत राज्यों का संघ है, समझे? भारत राज्यों का संघ है। और इसमें प्रथम अनुसूची जो है, से इसमें अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक है, समझे? यही अनुच्छेद 1 में कहता है भारत राज्यों का संघ है, समझे? तो ऐसे भारतीय संविधान का जो रूप है वो संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम। लेकिन इसमें प्रारूप समिति ने मतलब फेडरल शब्द न करके वो संघ पर ज़्यादा जोर दिया है। फेडरल में होता है जो हम उसके सदस्य हैं, जैसे आप स्कूले में स्टूडेंट का फेडरेशन है, विद्यार्थियों का फेडरेशन है, उसको भी हिंदी में संघ बोला जाता है। नहीं, व्यापारियों का एक संघ है, वो फेडरेशन है। तो फेडरेशन और संघ का अंग्रेजी यूनियन होता है। तो फेडरेशन और यूनियन में यही अंतर है कि फेडरेशन का मतलब होता है जो किसी खास उद्देश्य के, किसी खास समय के लिए। आप विद्यार्थी संघ का सदस्य हैं, आपको न लगा जो नहीं आप उससे अलग हो सकते हैं। फेडरेशन का ये मतलब होता है, चाहे कुछ खास उद्देश्य के लिए, कुछ खास समय के। लेकिन संघ का अंग्रेजी यूनियन होता है, तो उस यूनियन में से आप अलग नहीं हो सकते हैं, समझे? ये सब थोड़ा अंदर का चीज़ है। अंदर क्या अच्छा से पढ़ते हैं तो यही है। तो भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट ए फेडरेशन ऑफ स्टेट, समझे? भारत में जो 28 राज्य हैं
तो ऐसा नहीं कोई राज्य अगर केंद्र सरकार की सत्ता से, सरकार से अगर चाहेगी कि हम इससे हट जाएं तो ये नहीं। अगर ये फेडरेशन रहता, हमारे संविधान निर्माताओं ने अगर इसको फेडरेशन के रूप में देखता तो आप अलग हो सकते हैं, तो रात दिन उथल पुथल होगा। तो फेडरेशन और यूनियन में ही है। तो यद्यपि भारत का जो शासन व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, फेडरेशन सिस्टम है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर है, शक्ति का बंटवारा है, राज सूची है, संघ सूची है, संवर्ती सूची है। लेकिन प्रारूप समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसके जगह पर, फेडरेशन के जगह पर संघ, यूनियन शब्द का उपयोग किया। यूनियन का मतलब यही है कि भारत में जितने राज्य हैं वो किसी करार एग्रीमेंट, समझौता का परिणाम नहीं है। वो ये समझौता हम चाहेंगे तो तोड़ लेंगे, समझे। अनुच्छेद 1 यही कहता है। और दूसरा वही है ये, इसके जो इकाई है, सदस्य चाह कर भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो यही यूनियन और फेडरेशन में अंतर है। तो अंतर फर्स्ट सूची में से राज्य एवं ऊपरे तो लिखा हुआ है संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है, स्टेट एंड यूटी एंड देयर टेरिटरी, मैंने उसके क्षेत्र का चर्चा है प्रथम अनुसूची में। अब आगे आपका ये लोग है नाबार्ड। नाबार्ड की शिवरावन समिति जो है ये 1982 में, कृषि लिखा है, राष्ट्रीय कृषि, ये जो ऐसे विकास बैंक है, सबसे अग्रणी बैंक है, अग्रणी बैंक है, ये पूछेगा। और शिवरावन समिति के सिफारिश पर 1982 में ये किया गया था और छठी पंचवर्षीय योजना था। इससे जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो भी है यहाँ पर। तो ब्याज दर नीति का निम्नलिखित में कौन है? तो ये मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी इसको बोलता है, समझे। अब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण जो होता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण मतलब कितना, यहाँ पूछ रहा है ना, जो कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितना बैंक दर होगा, कितना CRR होगा, कितना SLR होगा, कितना रेपो रेट होगा, कितना रिवर्स रेट होगा। तो ये इसका निर्धारण मौद्रिक नीति है, मुद्रा का नीति। और इसका निर्धारण जो करता है वो अगला जो क्वेश्चन आप पढ़िए कभी, तो यही करता है। RBI जो है से भारत का अग्रणी बैंक है, यानी सरकारों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, समझ गए ना। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI करता है। अब मौद्रिक नीति में क्या क्या होता है, इसी में ब्याज दर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट है, इसी में क्या हो गया, ब्याज दर हो गया, कर नीति, टैक्स मतलब रेट कहते हैं, इसी में बैंक दर, बैंक रेट आता है, CRR रेट होता है, रेपो रेट होता है, सब यही निर्धारण कर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, समझे, सारा यही निर्धारण करता है। SLR कितना होगा, CRR तो लिखिए दिए, SLR कितना होगा, ये सब इसी का हिस्सा है। मॉनेटरी पॉलिसी उसका निर्धारण RBI करता है। आइए राजकोषीय नीति, इसको इंग्लिश में फिस्कल पॉलिसी कहता है। ये गवर्नमेंट करती है, औद्योगिक न समकालीन गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सारा कुछ एक के साथ कर दिया गया है। इसमें इतना आगे जो क्वेश्चन कहीं मिलेगा यही मिलेगा। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन, RBI, या मौद्रिक नीति में क्या होता है, यहाँ पूछ रहा है ब्याज दर, इंटरेस्ट दर, कर दर, CRR, SLR, ये सब, रेपो रेट, सब अलग अलग टर्म में सब पढ़ना है। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। यह किसकी जयंती है? तो जयप्रकाश नारायण की। यही जो है संपूर्ण क्रांति देते हैं, आप लोग जानते हैं, बिहार के होंगे तो संपूर्ण क्रांति, इसी के नाम पर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी चलाया गया है, समझे।
रेलवे चलता है। संपूर्ण क्रांति, क्रांति का मतलब होता है मतलब एकाएक परिवर्तन, ड्रेस्टिक चेंज, सडनली चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम। संपूर्ण का मतलब क्रांति, क्रांति का मतलब वही होता है, माने ऐसे समझ लीजिए आमूल, हिंदी में आमूल चूल परिवर्तन। किसमें? जो पहले से व्यवस्था आई है, ड्रेस्टिक चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से चली आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम। समझे? इसमें सब कुछ, जैसे क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ये खाद्यान्न उत्पादन से है। तो खाद्यान्न उत्पादन में घरेलू बीज ना आपको HYV सीड डाल दीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तो क्या उत्पादन बढ़ जाएगा? उससे नहीं। तो इसलिए खेत की जुताई भी अच्छा से कीजिए, हल बैल के जगह पर ट्रैक्टर से जोतिए, तो उसमें जुताई भी अच्छा कर दिए तो क्या उत्पादन हो? नहीं। तो फिर उसमें सिंचाई भी कीजिए, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर डालिए, उसका कोई अगर कीड़ा मकोड़ा उसका प्रकोप हो रहा है तो उस पर स्प्रे छिड़काव भी के तब उत्पादन होगा। तो यही ना कह रहा है कि पहले से आप क्या खेत जोतते थे हल बैल से, तो उसके जगह ट्रैक्टर आपने लाया। जो घर में पहले से 1 साल पहले से बीज रखे थे जिसमें कीड़ा लग गया था, जो जर्मिनेशन ठीक से ना अंकुरन नहीं हो रहा, तो उसके जगह अपने बाजारू अच्छे उत्पादन वाला आपने HYV सीड ले आया, ठीक है, वो 2 गो ले आया। अब गोबर खाद दे लिया तो खेत को जो है से ठीक है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है बरकरार रखेगी, लेकिन उत्पादन उतना नहीं करेगा, तुरंत एक्शन नहीं लेता। रासायनिक उर्वरक डालिए, सब कुछ डाल दिए, खेत में खाद डाल दिए, गोबर अच्छा बीज, सिंचाई हुई है, न वर्षा पर आस्ते सूख गया चाहे खराब हो गया। तो इसलिए आप कृत्रिम सिंचाई की सुविधा कीजिए, पंपिंग सेट, ट्यूबवेल जो है से हैंड पाइप, उससे आप दीजिए, समझ रहे हैं ना। खेत बहुत उपजाऊ हो गया, उसमें कीड़ा लग गया, आपके पास ये नहीं है वो, फिर समय से कटाई का व्यवस्था नहीं, भंडारण का, तो इस सब जो पहले से व्यवस्था है, इस सब में आप एक सब परिवर्तन करिएगा तब क्रांति कहलाएगा। तो क्रांति का मतलब वही होता है एकाएक आमूल चूल परिवर्तन। किसमें? तो पहले से जो चली आ रही व्यवस्था है। तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति यही दिए थे, जो समाज को बदलना है तो समाज के हर इकाई को बदलना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लिए जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बहुत नेक अच्छे हैं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, हाँ कि नहीं से वो तो उस पर कहना तो ठीक नहीं है। तो केवल अगर नरेंद्र मोदी अच्छा व्यक्ति हो जाए, चाहे देश के विकास चाहते हैं, तो उससे देश विकास नहीं। उसके जितने जो मंत्री हैं हर क्षेत्र के, किसी राज्य के मंत्री बहुत अच्छे हों तो हर मतलब राज्य के मंत्रियों का अच्छा होना, केवल मंत्रियों के नहीं, उसके सिस्टम में जो अधिकारी है, कर्मचारी है। तो क्रांति का ही मतलब सडन चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो पहले से व्यवस्था, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, समझ रहे हैं ना। केवल टीचर अगर कॉलेज में स्कूल में बढ़िया से पढ़ा ले तो इससे पढ़ाई नहीं ना, बच्चों को भी समझना पड़ेगा जो हमको पढ़ना जरूरी है। टीचर आया हुआ है, बच्चा आए न किया, गार्जियन का भी सहयोग होगा। शिक्षा को अभी क्या मौलिक अधिकार रख दिया गया, तो उसमें 86वां संविधान रख दिया गया है, उसमें कर्तव्य भी दिया गया है। तो माने बच्चा स्कूल में आएगा तब ना शिक्षक पढ़ाएंगे कि बच्चा को खोजते चलेंगे। अब बाप कह रहा है तो जाकर थोड़ा धान के खेत देख लो, थोड़ा भैंस चरा दो, थोड़ा ये लकड़ी चुन दो, तो टीचर क्या करेगा? तो सिस्टम में वो भी है, गार्जियन को भी ये एक कॉन्शस रहना पड़ेगा, जो बच्चे को पढ़ाना है तो स्कूल हम भेजे समय से। शिक्षक को भी अपने उत्तरदायित्व जो अकाउंटेबल जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, जो सरकार हमको नियुक्त किया है, वेतन दे रहा है, तो हमको भी पढ़ाना है, बच्चा को भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस सिस्टम का इस सब एक अंग है। शिक्षा में ले लीजिए तो केवल टीचर जिम्मेवार नहीं है, माता पिता, उसके अभिभावक, बच्चे को भी समझना पड़ेगा जो हमको पढ़ने के लिए आए, तब एक क्रांति का रूप धारण करेगा। तो क्रांति का वही मतलब एक लाइन में, अब क्रांति चाहे हरित क्रांति हो, ब्लू नीली क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, वही चीज़ है कि खाद्य उत्पादन में क्रांति लाना है।
तो वही चीज़ है। तो इसके जनक यही कहा जाता है। इनको मतलब यू किए हैं। कृषि के क्षेत्र में तो पढ़ेंगे हम लोग। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये दोनों चीज़ है। इकोनॉमी या पॉलिटी दोनों है। इकोनॉमिक वाला समवर्ती सूची का हिस्सा है ये। करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि इसमें राज्य तथा संघ, संघ मतलब केंद्र सरकार, दोनों के हिस्सा में आता है ये, दोनों की भागीदारी। तो है इकोनॉमी का चीज, लेकिन इस पॉलिटी में पढ़ते तो समवर्ती सूची भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 2-3 क्वेश्चन आपके एक साथ। किसका हिस्सा है? तो सॉरी, आर्थिक नीति किसका? समवर्ती। समवर्ती का मतलब है संघ और राज्य दोनों की भागीदारी। पॉलिटी में पढ़वे करते हैं। संघ सूची में इतने चीज को डाला गया, राज्य सूची में इतने, समवर्ती सूची। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पहले जो था राज्य सूची का हिस्सा था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। यानी किसी राज्य के हम आप रहने वाले हो तो शिक्षा का उत्थान करना, उसके बारे में जो कुछ भी उसकी अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, चाहे शिक्षा को स्तर को ऊंचे उठाना है तो उस राज्य की खजाना से नहीं बल्कि केंद्र सरकार की भी उसमें नीति बनाएगी और उस पर जो खर्च होगा दोनों की भागीदारी होगी। तो यही चीज़ है कि उदाहरण के लिए शिक्षा पहले राज्य सूची का हिस्सा था, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। यानी शिक्षा का जो भी विकास होगा वो जिम्मेदारी ही नहीं, उस पर जो आर्थिक भार पड़ेगा, इसके विकास में खर्च हो, केंद्र राज्य दोनों मिलके करेंगे। स्वास्थ्य में भी वही हो गया। तो समवर्ती का मतलब है राज्य सरकार दोनों की भागीदारी या जिम्मेदारी, समझे। समवर्ती सूची भारत के संविधान में जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आइए, ये हो गया आपका बायोलॉजी का, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद करें कार्बोहाइड्रेट, समझे। कार्बोहाइड्रेट देता है 6A2 + 12H2O = कार्बोहाइड्रेट का मतलब यही है C6H12O6, यही बनता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जो पर्दे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को और नीचे से जल एवं खनिज लवण को जिस प्रक्रिया द्वारा लेके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है से ऐसे मुख्य रूप से नेचुरल लाइट में, लेकिन आर्टिफिशियल इसमें भी, माने आपका बल्ब है, ट्यूब है, उसमें भी होता है, और दिन में नहीं रात में भी होता है। तो समुद्री जो पारितंत्र है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो है से पौधों की पत्तियों में होता है। पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का पिगमेंट है, क्या क्या बोले, समझ रहे हैं ना। और सबसे ज़्यादा जो होता है लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरे नंबर पर ब्लू, जिसको नीला। यहाँ सारा कुछ करते। सूर्य का प्रकाश का जितना इंटेंसिटी होता है मिनिमम 2 से 10% तक ये ट्रैप करते हैं एनर्जी को, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण में यही ट्रैप किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन तो कितना हम बता चुके। लाल रक्त कण RBC को, लाल रक्त कण दैट इज RBC, रेड ब्लड कर्सल्स, जिसका ये इरिथ्रोसाइट यही है आपका, ये रासायनिक नेम सब है। ल्यूकोसाइट जो है से WBC का नाम है। ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है ये प्लेटलेट्स है,
सब का, ये सब रासायनिक नाम है। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम मीन्स ये सब रासायनिक नाम है, या वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं, रासायनिक या वैज्ञानिक नाम है। ये सब लिख दिए हैं। ल्यूकोसाइट को W से व्हाइट ब्लड कर्सल, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, और इस तरह रेड ब्लड कर्सल्स सब लिखा हो। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी का, समझ रहे, विटामिन सी का पायरिडॉक्सिन नाम है। ये रेटिनॉल है, थायमिन होता है, ये होता है, सॉरी B12 है, सही तो राइबोफ्लेविन है, तो ये B2 दिया हुआ है। B1 का होता है थायमिन, समझे। ये सब, यही सब भी वैज्ञानिक नाम है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, तो ये सब जो है से भी है, सबका बोटेनिकल नेम है। ये जितना जो है गेहूं का, टिटका, मेस्कन, धान का, उड़िया, चना का, ये सब वानस्पतिक नाम। नाम है। पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो गलत जो है से ये है, ये जो है से मटर का होता है, समझे, ये सब सही है। इसका जो होता है ब्रेसिका कंपेस्टिस होता है। तो एक के साथ आपको 5 आंसर मिल गया। केमिस्ट्री हो गया आपका। एलिफेटिक कंपाउंड में सभी कार्बनिक यौगिक का जनक किसको? मीथेन को, समझे। एलिफेटिक है। ये जो है सेरो, इसको पढ़िएगा आप लोग, बेंजीन जानते ही होंगे, ना जानते हैं तो इसको पढ़िएगा, बेंजीन। तो ये जो है से एरोमेटिक है, समझे, एरोमेटिक नहीं है, ये क्लोज चेन है, मतलब बंद श्रृंखला वाला है। ये जो है से मीथेन है, ये ओपन चेन है, इसको अल्केन कहा जाता है। इसका जब आप देखिएगा यही जो है से यही होगा, समझे। तो जनक इसी को। मीथेन से क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बनाइएगा, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लो, जिसको क्लोरोफॉर्म कहता है, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये मीथेन रहेगा तभी क्लोरोफॉर्म बनेगा, क्लोरोमीथेन बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन, इसीलिए इसको जनक। और किसका? एलिफेटिक। एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन, एरोमेटिक मतलब क्लोज चेन, जिसका एग्जाम्पल यही है। अगर पूछा जाए एरोमेटिक के जगह पर, अगर पूछे, जैसे पूछे ना, जो यहाँ जनक किसको कहते हैं एलिफेटिक का, तो ये एरोमेटिक का जनक किसको आप कहिए, यहाँ तो लिखिए दिए हैं, एरोमेटिक का जनक, समझे। हाँ, एरोमेटिक में बेंजीन से नीचा कुछ नहीं होता। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया पहला कार्बनिक यौगिक यही है, इसको पढ़िएगा, यूरिया। वोलर नामक वैज्ञानिक बनाए थे, समझे। 2 क्वेश्चन। यूरिया है, ये एमाइड ग्रुप है। अगर और अंदर जाइएगा तो ये डाई एमाइड है, देख रहे हैं 2 एमाइड है। थोड़ा और केमिस्ट्री पढ़िएगा तब ऐसा ठीक होगा। हो गया, यही था आपका 25 प्रश्न। ऐसे मिलता रहेगा, 1-2 दिन कुछ कारण से डिस्टर्ब हो गए थे, ये सब देखते रहिए। और कुछ नहीं तो 100 प्रश्नों का टेस्ट है, उसमें आप लोग जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए, जुड़वाइए बच्चों को। उसमें क्या जा रहा है,
100 प्रश्न का ऐसे ही जैसे 25 किए ऐसे उस सब का आपको फुल डिस्कशन मिलेगा। और अपने आप को तौलिए जो आप कहाँ हैं, कितना पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं और कितना स्कोर कर सकते। घर बैठे कुछ सोचना नहीं, जब आपकी मर्जी हो, जब मूड ये लगे तो मोबाइल पर अपना क्या है टोटल जी इसका ऐप है, उस पर उपलब्ध है। 10 रुपया पे कीजिएगा, आपको 100 प्रश्न मिल जाएंगे 90 मिनट के अंदर में। उसमें सब सेट किया हुआ है, आप 100 बना लीजिएगा। आपका कितना स्कोर हुआ, कितना सही कितना गलत हुआ, और तुरंत आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप में फिर आपको 100 का आंसर ABC सब वहाँ दिया हुआ है। और उससे अधिक आपको चाहिए, जैसे किए हैं तो 100 प्रश्न का तो 3 घंटा से ज़्यादा हमको लगता है, तो इसको 2-2 पार्ट में बांट दिया, 50 क्वेश्चन कर दिया। फिर थोड़ा देर के बाद अभी नहीं, रात में कर ले, और 1 वीक के अंदर में आपको 7 दिन के अंदर में जिस दिन आप परचेज करते हैं उसके बाद 7 दिन तक वो आपको आंसर तो मोबाइल में ABC मिल जाएगा, लेकिन डिस्कशन 7 दिन के अंदर में जब आपके फर्सी हो तो कभी देख लीजिएगा। और इतना भी तो नहीं जैसा नहीं कुछ नहीं जानते हैं, जो कुछ तो आप जानिएगा, रियलाइज कीजिए जो कहाँ गलती हो गया, कितना सेल्फ मेजरमेंट अपने आप को तौलिए जो कितना आप अच्छा करते हैं। और उपलब्ध है, जब आपकी मर्जी हो तब आप टेस्ट दीजिए, लेकिन डिस्कशन आपको 7 दिन के अंदर में देख लेना है जब आपकी सुविधा हो। और ऐसा नहीं जिस दिन आप परचेज कीजिएगा उस दिन से 7 दिन, आज हम कह रहे हैं आज नहीं खरीदे तो कल से जिस दिन परचेज कीजिएगा उसके बाद 7 दिन तक उसका डिस्कशन आपको मिलता रहेगा। आंसर तो आपको मोबाइल में आ जाएगा तुरंत, उसी जैसी ख़त्म देखिए उसमें, और कुछ नहीं। ऐसे है लगता है जो हमारी टीचिंग आपको अच्छा लगता है तो इस फाउंडेशन कोर्स में पढ़िए। फाउंडेशन को चल रहा है शाम में 10-15 दिन ज्योग्राफी चल रहा है, अभी इतिहास चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री। उसमें एक और सब्जेक्ट जुटेगा और कुछ बच्चे जुटते हैं, तो नहीं कोई सेपरेट पढ़ना चाहते हैं, कोई ज्योग्राफी केवल पढ़ना, कोई हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी या कोई साइंसेस कोई सब्जेक्ट हो, तो वो भी उसमें दिया हुआ है टोटल जी इसके ऐप पर। उसमें सारा जो है प्ले स्टोर में, जो आपको लगता है पढ़िए। और लगता है जो टीचिंग आपके लिए कुछ हम कर रहे हैं तो आपका पढ़ना तो आपको है, हम तो करते रहते हैं, ऐसे ही मिलेगा। और वीडियो क्या मिलेगी, तो चलता रहेगा। ये तो आप लोगों के बीच चाहे देखने के लिए आप हमारी टीचिंग को देखिए जो हम कितना आपके लिए मेहनत करते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब तो करवे करते हैं, और जुट जाइए। आर्थिक कोई पढ़ना तो पड़ेगा ही। सब प्रश्न का आपको चारों का लगभग 5-7 भी आंसर हम देते हैं, तो ऐसे 100 प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा डिस्कशन मात्र 10 रुपया में। जब छूट दिया गया है क्वेश्चन बना के इतना सब करके, आपको 3 घंटा 4 घंटा 10 रुपये में कौन देगा, कौन देगा। उस पर हम क्या बोले, हम आप ही लोग के लिए किए, इसमें सहयोग कीजिए, चाहे दीजिए टेस्ट, उसमें कुछ हो जा रहा है 10-5 रुपया, घर बैठे बैठे दीजिए। हमको पता भी नहीं हो, हमको तो इतने पता लगा जो कौन परचेज किया, ना आपको हम देख रहे हैं ना कुछ, अपने देखिए। टीका टिप्पणी हम क्या करेंगे, आंसर आपको तुरंत टीका टिप्पणी मिल जाएगा कि कितना गलती हुआ, कितना आपका लेवल है। डिस्कशन भी वो है उस पर उपलब्ध है, आपको डिस्कशन देख लीजिएगा। तो 100 क्वेश्चन कहने के लिए उसको डिस्कशन 400 क्वेश्चन का उसमें कराएंगे। ऑप्शन जो चारों है चारों पर डिस्कशन उपलब्ध है। देखिए, मिलते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास।